नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बीपीएससी की हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने शुरुआती चरण में प्राचीन बिहार से संबंधित जो भी इतिहास था वो सारी उससे संबंधित जितनी भी घटनाक्रम था उन सभी को हमने वहाँ पर देखा। फिर हमने मध्यकाल प्रारंभ किया था जिसमें हमने पहले वीडियो में पूर्व मध्यकाल में बिहार की क्या स्थिति होती है उन सभी बातों पर हमने यहाँ पर चर्चा किया था। आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं मध्यकाल, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि जो भी मध्यकाल हम पढ़ते हैं उसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले के समय काल को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत रखकर पढ़ते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो जाती है तब से बाद तक के जो भी समय काल है उसको हम मध्यकाल के अंतर्गत रखकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल में आप सभी ने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में कि मध्यकाल का स्थापना होता है। ठीक है, और वहां से देखें तो यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, जिसमें देखें तो पहला गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश है, जिसका समय काल देखें तो 1206 में इसका स्थापना होता है जो 1290 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद दूसरा वंश देखें तो यहाँ पर कौन सा आता है, खिलजी वंश, जिसका समय काल देखें तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। फिर इसके बाद तीसरा शासक यहाँ पर आता है तुगलक वंश से संबंधित, और तुगलक वंश का समय काल देखें तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और फिर सैयद वंश आता है, चौथा वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। और फिर अंतिम इसमें देखें तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित अंतिम जो वंश है वो है लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक होता है। और इसके बाद आप सभी को पता होगा कि 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा मुगल काल की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो मध्यकाल में 5 चीजें लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को देखें तो उसके अधीन 5 वंशों ने शासन किया, और 5 वंशों को हमने इस क्रम में देखा। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। 5 वंशों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, ये बातें क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं इससे संबंधित बिहार से संबंधित इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास में आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा। चलिए अब यहां पर देखें तो टाइटल डाल लीजिएगा, मध्यकाल में बिहार। ठीक है, मध्यकाल में बिहार। और मध्यकाल में हम पहला क्या करेंगे, कौन सा समय काल? सल्तनत काल वाला। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे दूसरा मुगल काल, यानी कि सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति रही, फिर मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति रही। इन सभी को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा गला सही नहीं है, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करें तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और बख्तियार खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उत्तर भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। और इस स्वतंत्र राज्य की बात करें तो इसमें बिहार भी क्या था, सम्मिलित था। ठीक है, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उत्तरी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है, जिसमें हमारा बिहार भी सम्मिलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय शासकों, ठीक है, स्थानीय जो शासक थे वो, और मोहम्मद गोरी के अन्य उत्तराधिकारियों, जिसमें अगर देखें तो याल्दोज एवं कुबाचा, ठीक है, याल्दोज और कुबाचा, इनमें क्या हो रहा था, संघर्षों के साथ उलझा हुआ था। ठीक है, हमने क्या बात किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, स्थानीय शासक, ठीक है, और मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी थे, इन सभी में क्या था, संघर्ष था, संघर्षों में उलझा हुआ था। साथ ही भौगोलिक दूरी, ठीक है, अब अगर हम स्थिति देखें तो दिल्ली सल्तनत यहां पर है, तो हमारा बिहार यहां पर है, बिहार बंगाल वाला एरिया ये है, दिल्ली सल्तनत यहां पर स्थापित है। तो दिल्ली सल्तनत के समय काल की हम बात कर रहे हैं कि हमने इसमें देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में शासक है। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें तो वो वहां के जो भी स्थानीय शासक थे, इसके आसपास के जो स्थानीय शासक थे वो, और साथ ही मोहम्मद गोरी के जो अन्य उत्तराधिकारी थे, इन सभी के साथ क्या था, संघर्षों में उलझा हुआ था। ठीक है, यहां पर देखें तो जो भौगोलिक दूरी है और परिवहन की असुविधा,
ठीक है, भौगोलिक दूरी यहाँ से देखे दिल्ली से यहाँ, आज के जैसे तो प्लेन नहीं है कि प्लेन से गए उड़ के पहुंच गए आधे एक घंटे में, है ना। तो उस समय काल में देखे तो यहाँ पर भौगोलिक दूरी थी, परिवहन की सुविधा का अभाव था, इसलिए ऐबक के द्वारा, ठीक है, ऐबक बिहार और बंगाल पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो यहीं पर उलझा हुआ था, तो इधर ध्यान नहीं जा पा रहा था। कारण क्या था? भौगोलिक दूरी और परिवहन का सुविधा। ऐसी स्थिति में बंगाल के शासकों ने, ठीक है, बंगाल के शासकों ने, जो बंगाल के शासक है वो बार बार क्या किए? बार बार बिहार पर आक्रमण किए, ठीक है, और अपनी स्थिति को मजबूत किए, ठीक है, और दिल्ली के जो भी सुल्तान हैं उन सुल्तानों के खिलाफ विद्रोह ये करते रहे। इस तरह बिहार के क्षेत्र की बात करें तो ये दिल्ली में तुर्क शासक और बंगाल बिहार के जो शासक थे, इन सभी शासकों के बीच में क्या बन गया? एक संघर्ष का केंद्र बन गया, क्योंकि देखें तो यहाँ से दिल्ली वाले संघर्षरत है और यहाँ से जो बंगाल वाला क्षेत्र के जो भी शासक है उन सभी के बीच में एक संघर्ष का क्षेत्र बनकर रह गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का समय काल देखें तो 1210 से लेकर 1236 है। उसके समय काल में, यानी कि इल्तुतमिश के समय काल में 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र, ठीक है, किसने? गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली और बिहार का जो तिरहुत क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारा तिरहुत क्षेत्र में हमारा गोपालगंज बिहार ये सारे आते हैं, सॉरी गोपालगंज सिवान छपरा ये जो आते हैं, तो यहाँ पर जो तिरहुत क्षेत्र था, ये जो तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना ये क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। फिर आगे हम 1225 ईस्वी की बात करें तो 1225 ईस्वी में जब दिल्ली में, ठीक है, जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हो चुकी, पहले तो संघर्षों में था, लेकिन जब दिल्ली में जब इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है, ठीक है, दिल्ली में स्थिति मजबूत हो चुकी, तब उसने बिहार पर अपना अधिकार कर प्रशासक को नियुक्त किया। पहले नहीं कर पाया क्योंकि वो उधर ही संघर्षों में उलझा रहा, लेकिन वहां पर जैसे ही इसकी स्थिति मजबूत होती है तब ये क्या किया? बिहार में अपना अधिकार किया और वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की तथा बंगाल के शासक गयासुद्दीन को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया। जब इल्तुतमिश के पास, ठीक है, जब इल्तुतमिश यहां से अधिकार के बाद वापस लौटा, तो वापस लौटने पर गयासुद्दीन जो था पुनः बिहार का प्रशासक, ठीक है, बिहार का प्रशासक कौन? मलिक जानी को बनाया हुआ था, तो पुनः गयासुद्दीन के द्वारा मलिक जानी को अपदस्थ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और पुनः एक बार फिर से बिहार का शासन किसके हाथ में आ गया? गयासुद्दीन के हाथ में, ठीक है। इसके बाद स्वयं इल्तुतमिश जो था उसने बंगाल के विद्रोह को कुचलने के लिए अपना अभियान चलाया और बंगाल के शासक, ठीक है, उस समय काल पर देखे तो हिसाबुद्दीन था, हिसाबुद्दीन को पराजित कर बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को ये क्या किया? गठित किया। इल्तुतमिश के वापस लौटने के बाद क्या हुआ कि उसके उत्तराधिकारी, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी बिहार पर शासन कायम रखने में समर्थ नहीं रहे, असमर्थ हो गए। बलबन के समय काल देखें तो बलबन के समय काल में पुनः, ठीक है, बलबन का समय काल देखें तो 1266 से लेकर 86 तक है, तो इसके समय पुनः बंगाल क्षेत्र में विद्रोह होने लगा। तुगरील के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को बलबन के द्वारा कुचला गया। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। बलबन के बाद तुगलक काल में दक्षिण बिहार सहित उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार में कौन? तो तिरहुत वाला क्षेत्र, तो दक्षिण बिहार सहित तिरहुत वाले जो भी क्षेत्र थे उस पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है? जो सूफी संत हैं, ठीक है, हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, उनकी जो रचना है कौन सी? मलफुजात, ठीक है, उनकी रचना कौन है? मलफुजात, ठीक है। तो कौन है? सूफी संत कौन है? हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना मलफुजात एवं एक और है मनाकिबुल असफिया। इनसे क्या होती है? प्राप्त होती है इन सभी की जानकारी, ठीक है। उसके साथ ही जो तिरहुत वाला क्षेत्र है, तिरहुत वाले क्षेत्र में तुगलक कालीन जो सिक्के पाए गए हैं उनसे भी इन सभी बातों की जानकारी मिलती है कि उन क्षेत्रों पर किसका शासन था? तुगलकों का शासन था।
गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से 1324 ईस्वी में दिल्ली वापस आ रहा था, उस समय उसने कर्नाट वंश का शासक, ठीक है, कर्नाट वंश में हमने देखा था कर्नाट वंश के शासक कौन, हरि सिंह देव को पराजित किया और तिरहुत, ठीक है, इसे मिथिला के नाम से भी जानते हैं, तो तिरहुत राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया एवं इसका नाम बदल कर रख दिया क्या, तुगलकपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग, ठीक है, और साथ ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हरि सिंह देव ने पराजित होकर कवि, ठीक है, कवि कौन थे, विद्यापति के सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी। हरि सिंह देव के अमात्य, ठीक है, उनके अमात्य कौन थे, अमियकर, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में जाकर हरि सिंह देव को राज्य वापस दिलवाने में क्या किया था, सहयोग किया था। इस समय काल की बात करें तो बिहार के प्रांतपति कौन थे, मजदुल मुल्क, उन्होंने भी हरि सिंह देव को पराजित किया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी की अगर बात करें तो उस समय काल पर बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, और बिहार शरीफ आप लोगों को पता होगा किस लिए फेमस था उस समय काल पर, देखिए तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, इसलिए फेमस था। तो तुगलक काल में ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, बिहार शरीफ थी, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी की अगर बात करें तो सीरत ए फिरोज शाही से मिलती है। इतनी सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बात करें तो तुर्क शासक और कर्नाट वंश, ठीक है, तुर्क शासक और कर्नाट वंश के बीच संघर्ष, प्रारंभ से भी जो प्रारंभ से ही इनमें संघर्ष चल रहा था। बख्तियार खिलजी के समय में कर्नाट शासक कौन थे, नरसिंह देव। इन्होंने क्या किया, तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई थी। उसने बख्तियार खिलजी को संतुष्ट करने के लिए नजराना भी दिया था। नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव के समय, अगर इनके समय काल में बात करें तो तुगरिल तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया था। तो इस समय काल पर देखें तो ये सारी बातें बिहार से संबंधित है, जो हमें सल्तनत काल से रिलेटेड दिखती है। अब यहाँ पर एक चीज हमें देखना है, अफगान शक्ति का उदय। अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में तुर्की आक्रमण, अरबी आक्रमण, ये सारी चीजें हमें वहां पर पढ़ना है भारत के इतिहास में, और उसी का थोड़ा प्रभाव हमें बिहार पर जो पड़ता है उसके बारे में हमें देखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक अफगान शक्ति का इस समय काल में उदय होता है, ठीक है, अफगान वंश का उदय, अफगान शक्ति का उदय। टाइटल डाल लीजिएगा। जो भी चीजें बोलते हुए जा रहा हूं एक दो बार मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ में आप लिखते हुए चलेंगे। टाइटल क्या डालना है, अफगान शक्ति का उदय। ठीक है, चलिए यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं। जब तुगलक वंश का समय था, ठीक है, कब, 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और विघटन का दौर शुरू हो गया। सैयद और लोदी वंश जो था उसके समय काल में अनेक क्षेत्रीय वंशों का क्या हुआ, उदय हुआ। जब केंद्र में कोई मजबूत शासक नहीं होगा तो क्या होगा, सभी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे। परिणामतः सैयद वंश और लोदी वंश के समय काल में देखें तो अनेक क्षेत्रीय वंशों का यहाँ पर उदय हुआ, जिसमें अगर बात करें तो जौनपुर के शर्की वंश और बंगाल के हुसैन शाही वंश, इधर जौनपुर के शर्की वंश, इधर बंगाल के हुसैन शाही वंश प्रमुख है। ठीक है, इस समय बिहार की पश्चिमी भाग, ठीक है, बिहार के पश्चिमी भाग पर जौनपुर के शर्की शासकों के अधीन एवं जो पूर्वी भाग था बंगाल के हुसैन शाही वंश के अधीन था। अगर हम इसको ग्राफ में देखने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये हो गया अगर हमारा बिहार, तो इसका जो पश्चिमी भाग है ये किसके अंतर्गत था, शर्की वंश के, और ये हुसैन शाही। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने यहां पर क्या बात किया कि इस समय काल पर बिहार के पश्चिमी भाग पर जौनपुर के शर्की शासकों का
आधिपत्य था, जबकि पूर्वी भागों पर बंगाल के हुसैन शाही वंश का आधिपत्य था। ठीक है, अतः बिहार पर अधिकार करने के लिए जौनपुर, बंगाल और लोदी वंश, तीन शासक, ठीक है, जौनपुर, लोदी वंश और बंगाल, तीनों के बीच संघर्ष होने लगा। दिल्ली में लोदी वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो उस समय काल पर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी थे प्रमुख शासकों में। ठीक है, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विद्रोह किया, जिसे सिकंदर लोदी के द्वारा कुचला गया था। इसी क्रम में सिकंदर लोदी ने बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और तिरहुत के शासक को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। कर वसूलने के लिए मुबारक खान को नियुक्त किया गया। 1504 ईस्वी की बात करें तो इस समय काल में सिकंदर लोदी एवं बंगाल के नवाब थे अलाउद्दीन। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ और अंततः एक संधि हुई, जिसमें उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, उत्तर बिहार के क्षेत्र में जो हमारा सारण है, तिरहुत है, इस पर अलाउद्दीन ने सिकंदर लोदी के आधिपत्य को स्वीकार किया। लोदी शासक इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी शासक इब्राहिम खां लोदी के समय में बिहार के सूबेदार कौन थे? दरिया खान नुहानी। उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। अफगान, ठीक है, अफगानी थे ये। दरिया खान नुहानी की मृत्यु कब हो गई? 1523 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो पुत्र थे मोहम्मद शाह नुहानी जी, जिन्हें बहार खां के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में क्या हुआ सबको ही पता होगा। 1526 ईस्वी क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें अगर देखें तो बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने इब्राहिम लोदी को क्या किया? पराजित किया। और पराजय के साथ ही क्या किया? जहां दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश की इस समय काल पर स्थापना हुई। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, तब बाबर ने हुमायूं के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने अफगान नुहानी शासकों के प्रयास को असफल कर दिया। ठीक है, इस काल में दक्षिण बिहार पर अफगान शासक मोहम्मद शाह एवं उत्तर भारत पर बंगाल के नुसरत शाह, ठीक है, बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, उनका शासन स्थापित था। ये दोनों शासक कौन थे? अफगानी थे और मुगलों के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद अफगान शक्ति का पुनः उत्थान होने लगा। यद्यपि 1532 ईस्वी में दौरा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिया था और नुहानियों का पतन सुनिश्चित कर दिया था। नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और किसके समय काल में? आप सभी को पता होगा किसके समय काल में? शेर शाह के समय काल में। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या क्या देखा, किस समय काल पर क्या क्या सिचुएशन था। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने देखा कि हुमायूं के द्वारा अफगानों को पराजित किया गया, जिसके बाद से कुछ समय काल तक अफगानी शक्ति दब के रही और एक समय आया कब? शेरशाह का समय काल। इस समय काल पर अफगान शक्ति, शेरशाह के नेतृत्व में अफगान शक्ति पुनः पुनरुत्थान करने लग गई। ठीक है, तो अब टाइटल डालिएगा आप सूरवंश, क्योंकि देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरवंश, ठीक है, आपने देखा होगा भारतीय मध्यकाल में यहां पर शेर शाह सूरी के द्वारा क्या किया जाता है? दिल्ली में भी शासन की स्थापना की जाती है। 1540 से लेकर 1555 तक सूरवंश का शासन रहता है। ये सारी चीजें भारत के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा वो भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे क्योंकि शेर शाह सूरी से संबंधित है। सूरवंश टाइटल डाल लीजिएगा, सूरवंश। ठीक है, सूरवंश। चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें बताता हूँ, साथ में जो भी फैक्चुअल हो वो नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, नुहानियों के पतन के बाद, ठीक है, नुहानियों का भी हमने पतन देखा। नुहानियों के पतन के बाद शेर शाह सूरी के नेतृत्व में अफगान शक्ति पुनः एक बार फिर से उत्थान करने लगा। शेर शाह की बात करें, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट है, मैं एक कहानी बताता हूं, आप लोग देखिएगा। शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां। प्रश्न में पूछा जा सकता है, लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां। और वह
किसका पौत्र था? इब्राहिम खां सूर जो था उसका प्रपौत्र यानी कि दादाजी का नाम क्या था? इब्राहिम खां सूर, जबकि पिताजी का नाम देखें तो हसन खां सूर नाम था। ठीक है, इनकी जन्म की बात करें तो दिल्ली के निकट पंजवाड़ा है, पंजवाड़ा में 1472 ईस्वी में हुआ था। दादा इब्राहिम खां और पिता हसन खां ये क्या किए, पंजाब को छोड़कर बिहार के जो सूबेदार थे जमाल खां उनकी सेवा में चले गए। जमाल खां के द्वारा क्या किया गया, हसन खां की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सासाराम, ख्वासपुर व टंडा, ठीक है, टंडा परगने की जागीरें सौंप दी। तो हमने यहां पर क्या देखा, क्या समझने का प्रयास किया कि शुरू में नाम क्या था, फरीद खां। इसके दादा और पिता जो थे वो पंजाब के जागीरदार थे, वो पंजाब को छोड़कर बिहार के सूबेदार जो थे जमाल खां उनकी सेवा में चले गए और जमाल खां जो थे वो हसन खां की सेवा भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें बिहार के, ठीक है, जो सासाराम क्षेत्र है, ख्वासपुर है, टांडा है, ये जो परगना था उन परगने की जागीर इनको सौंप दी। फरीद खां की अगर बात करें तो बचपन, फरीद खां का बचपन सोर नदी के किनारे सासाराम में व्यतीत हुआ। फरीद खां का बाल्यकाल उतना सुखमय नहीं रहा जितना सुखमय होना चाहिए। फरीद खां का बचपन सोर नदी के किनारे में व्यतीत हुआ, ये हमने देखा। ठीक है, अपने पिता की, ठीक है, अपने पिता एवं सौतेली माँ की उपेक्षा के कारण, ठीक है, सौतेली माँ थी, अपनी माँ तो मतलब मर चुकी थी, तो सौतेली माँ और पिता की उपेक्षा के कारण बार बार उपेक्षा किया जा रहा था। परिणामतः 22 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में वो जौनपुर चला गया। 15वीं सदी में जौनपुर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्रमुख केंद्र था कौन? जौनपुर। उससे भारत का सिराज भी कहा जाता था। फरीद ने बड़ी लगन के साथ क्या किया, अरबी और फारसी भाषाओं में अच्छी जानकारी प्राप्त की। जमाल खां थे उसके गुणों से प्रभावित हुए और पिता हसन खां से समझौता कराने में सफल हुए। पुनः पिता और पुत्र में क्या हुआ, मिलन हुआ। हसन खां ने अपने पुत्र फरीद खां को सासाराम की जागीर सौंप दी। कब? 1497 ईस्वी में। फरीद खां ने 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक सासाराम की जागीर की बड़ी योग्यता के साथ उसको संभाला। वहां का प्रशासन व्यवस्था जो था उसे सुव्यवस्थित किया और इन सब में सफल भी रहा। यही जो प्रशासनिक संरचना है, यहाँ पर जो अनुभव प्राप्त हुआ, जब मुगल काल आएगा तो मुगल काल में बहुत सारे प्रशासनिक जो भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं, भू राजस्व सुधार किए जाते हैं, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस देखे तो यहीं से आया था। कहां से? सासाराम की जागीर से। ठीक है, तो यहां पर सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर दिया। उसने विद्रोही जमींदारों को पराजित किया। लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करने की हर संभव प्रयास किए गए। पुनः पिता हसन खां और सौतेली मां से मतभेद हुआ और मतभेद होने के कारण फरीद जो था वो क्या किया, सासाराम से आगरा चला गया। 1520 ईस्वी में हसन खां की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी ने हसन खां की जागीर को वापस फरीद खां को लौटा दिया। पुनः फरीद की अगर बात करें तो फरीद पुनः सासाराम लौट आया। उसके लौटते ही सासाराम की जागीर के बंटवारे के लिए उसका जो सौतेला भाई था, ठीक है, सौतेले भाइयों में क्या हुआ, संघर्ष छिड़ गया, जिससे तंग आकर फिर 1522 ईस्वी में वो सासाराम छोड़कर दक्षिण बिहार के शासक थे कौन, बहार खां लोहानी, उनके शरण में चला गया। ठीक है, बहार खां लोहानी। एक बार वह बहार खां के साथ क्या किया, शिकार पे मतलब जंगल में गया शिकार खेलने के लिए और वहां पर एक शेर को एक ही बार में ये मार डाला। ठीक है, मारने से इसकी वीरता को देखकर फरीद खान ने जब इसकी वीरता देखी तो वीरता देखने के साथ ही उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की और यहाँ से वह शेर खां के नाम से जाना गया। तो पूरा नाम आपने सुना होगा हमेशा, शेर खां सूरी। ठीक है, शेर खां के बढ़ते प्रभाव को देखकर अफगान सरदारों ने बहार खां के माध्यम से उसे दक्षिणी बिहार तथा पैतृक जागीर से निकाल दिया। इसके बाद शेर खां आगरा पहुंचा और वहां पर बाबर से मुलाकात की। बाबर ने शेर खां से प्रभावित होकर उसे अपनी सेना में नौकरी प्रदान की। शेर खां की ईमानदारी को देखकर बाबर ने उसके पैतृक जागीर जो सासाराम था उसे पुनः वापस कर दिया।
1528 ईस्वी में वह सासाराम चला आया और वहां बहार खां के पुत्र, ठीक है, बहार खां के पुत्र कौन थे? जलाल खां, उसका शिक्षक और संरक्षक बना, यानी कि शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और संरक्षक के रूप में भी कार्य किया। बहार खां की मृत्यु के पश्चात जलाल खां की मां कौन थी? दूदू बेबी, उसकी संरक्षिका बनी। उसने शेर खां को अपना नायब नियुक्त किया। नायब के रूप में शेर खां ने सेना में व्याप्त जो भी दोष था उन सभी दोषों को दूर किया, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। दूदू बेबी की मृत्यु के बाद शेर खां वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना। शेर खां के प्रभाव को देखते हुए जो लोहानी सरदार थे, ठीक है, लोहानी सरदारों ने जमाल खां को वास्तविक सेना संभालने के लिए उकसाया। ठीक है, जमाल खां ने बंगाल के सूबेदार नुसरत शाह से सहायता मांगी इस संदर्भ में कि हमें अपनी जो वास्तविक सेना है उसे संभालने में हमारी मदद कीजिए। नुसरत शाह जमाल की सहायता के लिए बिहार पहुंचा, लेकिन उसे शेर खां के हाथों से क्या हुआ? पराजित होना पड़ा। शेर खां विजयी हुआ। इस विद्रोह के बाद जमाल खां तथा लोहानी सरदार सभी नुसरत शाह के साथ बंगाल प्रस्थान कर गए। इस प्रकार शेर खां वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना। उसने शासक बनने के साथ ही हजरत ए आला की पदवी धारण की। कौन सी? हजरत ए आला, हजरत ए आला। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ें। आगे तो 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार के पूर्व सूबेदार, वहां के पूर्व सूबेदार कौन थे? ताज खां, उनकी विधवा कौन थी? लार्ड मल्लिका। लार्ड मल्लिका से विवाह किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई। ऐसा क्यों? ये क्या थे? शेर शाह एक अफगानी था और अफगानी में यहाँ पर एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ का कोई सूबेदार है या फिर शासक है, तो यहाँ अगर शासक की मृत्यु हो जाती है तो शासक की मृत्यु के पश्चात जो उसका मतलब धन से संबंधित, यहाँ पर संपत्ति से संबंधित सब पर जो अधिकार है वो पुत्रों को ना होकर विधवा जो पत्नी है, विधवा पत्नी को हुआ करता था। इसी का लाभ उठाया गया किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। इसलिए जो चुनार जो लार्ड मल्लिका थी, ठीक है, लार्ड मल्लिका, उससे क्या किया? विवाह किया। परिणामतः यहाँ की जो भी धन संपत्ति थी सभी की प्राप्ति हुई और इससे क्या हुआ? उसकी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति काफी बढ़ गई। ठीक है, क्लियर है। शेर खां ने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली का शासक बना। उसने चुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए एक विशाल सेना भेजी। शेर खां ने राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पुत्र कुतुब खां जो था उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। अगर देखें तो राजनैतिक बहुत दूरदर्शिता था। यहां लगा कि यहां पर हम विजयी नहीं हो सकते, यहां पर संघर्ष करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अपने जो पुत्र था कुतुब खां उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उसके बाद कुतुब खां आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद हुमायूं ने आसान शर्तों पर, ठीक है, हुमायूं के द्वारा आसान शर्तों पर शेर खां से संधि कर ली गई और वह क्या हुआ? वापस चला गया। इस प्रकार शेर खां चुनारगढ़ को बचाने में क्या रहा? सफल रहा। आगे अगर देखें तो इससे संबंधित और भी बातें, तो इसमें बंगाल के नए शासक महमूद शाह और जलाल खां ने एक बार पुनः शेर खां पर आक्रमण करने की योजना बनाई। शेर खां और महमूद शाह की सेनाओं के साथ सूरजगढ़ में 1534 ईस्वी में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कौन जीता? शेर खां विजयी हुआ। इस विजय अभियान के बाद शेर खां ने भली भांति यह समझ लिया कि भारत में अफगान शासन पुनर्स्थापित हो सकता है, अतः उसने विभिन्न स्थानों पर अफगान सिपाहियों की भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो युद्ध हुआ 1534 ईस्वी में, इसी से उसे लगा कि भारत में हम अपना शासन स्थापित कर सकते हैं और शासन स्थापित करने के लिए ही उसने जो विभिन्न स्थान था उन सभी स्थानों पर क्या किया? अफगानी सिपाहियों की भर्ती करना प्रारंभ किया। अपनी सेना को सुसंगठित करने का प्रयास करने लगा। ठीक है, चलिए बंगाल के शासक महमूद शाह अपनी पराजय का बदला लेने के उद्देश्य से
ठीक है, महमूद शाह पराजित हो गया था। तो अपनी पराजय की बदला लेने के उद्देश्य से चिनसूरा में पुर्तगालियों से मिलकर शेर शाह जो था, शेर खां था, उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वह दो युद्ध कौन कौन, यहां पर तेलियागढ़ी और सिकरी गली, ठीक है, 2 युद्ध है इससे संबंधित, तेलियागढ़ी और सिकरी गली, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, पराजित हुआ। महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी। हुमायूं उस समय गुजरात के जो बहादुर शाह हैं, बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था। उसने महमूद शाह के आग्रह पर बंगाल की ओर प्रस्थान किया और चुनार का घेरा किया, ठीक है, चुनार को घेर लिया। कितने दिनों तक, लगभग 6 महीनों तक। इस अवधि में शेर खां ने बंगाल सहित रोहतासगढ़ी पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो शेर शाह से संबंधित सारी बातें क्लियर है। बिहार से संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं, क्लियर है। चलिए, अब यहां पर होगा कौन, हुमायूं तो वहां से आ गया, अब क्या होगा, हुमायूं के साथ संघर्ष होगा। तो हुमायूं के साथ संघर्ष कैसे होता है उसकी भी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अगर देखें तो इतिहास, भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास जो भी था, अगर देखें तो बिहार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने शुरू में ही बात किया था, बड़े बड़े जो सभ्यताएं आए, ठीक है, जैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने, जैसे अशोक के समय काल में एक बड़ा साम्राज्य रहा था, उसका केंद्र बिंदु क्या था, हमारा बिहार ही था। तो इस संदर्भ में देखें तो इतिहास के संदर्भ में बिहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हुमायूं के साथ, हुमायूं तो यहाँ आ गया, अब संघर्ष में क्या हुआ वो देखते हैं। देखिएगा, शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण की आशंका को देखते हुए शेर खां अपना खजाना, ठीक है, शेर खां का जो खजाना था गौड़ से रोहतासगढ़ ले गया, ठीक है, अपना खजाना को गौड़ से रोहतासगढ़ ले गया। उसने हुमायूं को बंगाल में बिना किसी विरोध के प्रवेश करने दिया कि भैया आ जाओ, हम यहां पर कोई भी विरोध नहीं करेंगे, आ जाओ, ठीक है, और बिहार लौट आया, ठीक है। हुमायूं ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और लगभग 8 महीने तक गौड़ में ही पड़ा रहा। इस बीच शेर खां की बात करें तो शेर खां ने इधर जौनपुर, बनारस, कन्नौज, ये सब जगह थे, इन सभी जगहों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वो क्या किया, वहां पर गया, सोचा कि बड़े आसानी से हम क्या हो गए, विजयी हो गए, और इस समय काल पर वो 8 महीनों तक वहीं पर रहा। परंतु इसी समय काल में शेर शाह सूरी क्या किया, जौनपुर, बनारस, कन्नौज, ये सभी जो क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद एक युद्ध आपने सुना होगा, चौसा का युद्ध, 26 जून 1539, 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ कौन, चौसा का युद्ध। 2 युद्ध यहां पर महत्वपूर्ण है और इन्हीं 2 युद्धों के माध्यम से क्या हुआ, दिल्ली में अफगान शासक यानी कि शेर शाह सूरी की स्थापना हुई, ठीक है। तो चौसा का युद्ध डाल लीजिएगा टाइटल, 26 जून 1539 ईस्वी। चलिए यहां पर देखते हैं क्या हुआ। गौड़ विजय के बाद, ठीक है, हुमायूं गौड़ विजय कर लिया, ठीक है। तो गौड़ विजय का जब ये क्या किया, उसको विजित कर लिया और 8 महीने तक जो उसकी सेना थी गौड़ में ही पड़ी रही। गौड़ से आगरा प्रस्थान के दौरान बक्सर के पास चौड़ा में छावनी डाला, यानी कि यहां से फिर वो आगरा जाने लगा। आगरा जाने के दौरान ही चौसा में उसने क्या किया, छावनी अपना डाला। शेर खां पीछा करते हुए चौसा तक पहुंच गया, इनका पीछा करते हुए वो चौसा तक पहुंच गया और अचानक ही हुमायूं की सेना पर ये टूट पड़ा। हुमायूं और उसकी सेना घबरा गई इससे, ठीक है, और घबराकर इधर उधर भागने लगी। हुमायूं अपनी जान बचाने के उद्देश्य से गंगा नदी में कूद गया, ठीक है। तो यहां पर छावनी बनी हुई थी, छावनी बनाकर सभी सेना वहां रुका हुआ था और हुमायूं शेर शाह पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया था। वहां पर अचानक से ये क्या किया, हुमायूं की सेना पर टूट पड़ा, जिससे क्या हुआ, सभी उसकी सेना, हुमायूं सभी घबरा गए, घबरा कर इधर उधर भागने लगे। ऐसी स्थिति में हुमायूं अपनी जान बचाने के उद्देश्य से गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। यहां पर क्या हुआ, ये तो भाग गए सेना, हुमायूं सब। तो यहां पर चौसा में किसकी विजय हुई, शेर शाह सूरी की। तो चौसा विजय के पश्चात जहां एक और शेर खां उत्साहित हुआ, ठीक है, शेर शाह उत्साहित हुआ, वहीं दूसरी ओर मुगल शक्ति की, ठीक है, मुगल सेना की शक्ति और जो उसकी प्रतिष्ठा थी उस पर प्रतिकूल असर पड़ा।
ठीक है, एक देखा जाए तो बड़े क्षेत्र पर है, मुगल साम्राज्य केंद्र में स्थापित है। अगर वो किसी से हार जाए तो जीतने वाला तो यहाँ पर अपने आप पर गर्व महसूस करेगा, जबकि हारने वाले को ग्लानि होगी, उसकी जो प्रतिष्ठा है, शक्ति है, सब क्या होगा, धूमिल होगा। तो चौसा का युद्ध समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि गौड़ विजय के बाद जब हुमायूं रिटर्न जा रहा था आगरा, जाने के क्रम में चौसा जो जगह है बिहार में, वहां पर क्या किया, अपना छावनी रखा, छावनी बनाया। वहीं पर शेर शाह सूरी के द्वारा अचानक से आक्रमण कर दिया जाता है। परिणामतः उसकी सेना और हुमायूं दोनों ही घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। हुमायूं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है और अंततः देखे तो चौसा के युद्ध में विजय किसकी होती है, शेर शाह सूरी की। क्लियर है। चलिए अब दूसरा युद्ध जो महत्वपूर्ण है, चौसा का युद्ध समझ में आ गया। दूसरा युद्ध लिखिएगा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज, कन्नौज का युद्ध समय काल देखें तो इसका 17 मई 1540 ईस्वी, 17 मई 1540 ईस्वी, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, इसकी अगर बात करें तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं पराजित हुआ, लेकिन किसी तरह से अपना जान बचाकर वो आगरा पहुंच गया। उसने शेर शाह पर पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। अब एक बार हार गया तो भैया कैसे चैन से रह सकता है, तो फिर से उस पर आक्रमण करने के लिए क्या किया, आगरा पहुंचा और वहां पर एक योजना बनाई कि फिर से मैं आक्रमण करूंगा, और बड़े ही साहस के साथ शेर शाह के विरुद्ध युद्ध के लिए कन्नौज के लिए चल पड़ा। हुमायूं और शेर शाह की जो सेना थी वो बेलग्राम में आमने सामने हुई, ठीक है। जगह क्या है, बेलग्राम, ठीक है। बेलग्राम में आमने सामने हुई, लेकिन हुमायूं के सामंत, ठीक है, हुमायूं के जो सामंत थे और सिपाही थे, उन सब में क्या हुआ, षड्यंत्र चल रहा था। और षड्यंत्रों के कारण किसी युद्ध की, मतलब षड्यंत्र के कारण बिना किसी युद्ध के ही क्या हुआ, हुमायूं को यहाँ पर पराजित होना पड़ा, क्योंकि सभी यहाँ अपनी अपनी सेना वापस ले लिए, ठीक है। तो ऐसे समय काल में क्या किया, वह भागकर पंजाब की ओर चल पड़ा, ठीक है। हुमायूं फिर से यहाँ पर भागा और पंजाब की ओर चल पड़ा। तो चौसा और बेलग्राम, अगर वो भाग गया तो यहां पर भी विजय किसकी हुई, शेर शाह सूरी की। तो यहां पर देखें तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बेलग्राम का युद्ध, इन दोनों युद्धों के माध्यम से शेर शाह सूरी भारत का सम्राट बन गया, ठीक है। उसके अदम्य जो उत्साह था और उसकी बहादुरी, उसने मुगल साम्राज्य को अपदस्थ कर दिया और भारत में उसने सूर्यवंश की वास्तविक स्थापना की। शेर शाह को द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आज यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि शेर शाह हम आगे करेंगे। और शेर शाह की बात करें तो शेर शाह से संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिहार के संदर्भ में भी देखना है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। शेर शाह से संबंधित हमने युद्ध भी करवा दिया, उससे संबंधित कैसे दो युद्धों के माध्यम से वो क्या हुआ, भारत का सम्राट बन गया। इन सभी बातों पर आप लोगों ने गौर किया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम इसके आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।